हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इसमें क्या है कि हम स्टडी करते हैं चार्जेस इन मोशन। तो जब चार्जेस मोशन में होंगे तो करंट जो है जनरेट होगा, राइट। अब करंट जनरेट कैसे होता है? चार्ज कैरियर के मूवमेंट से, राइट। तो अब जो चार्ज कैरियर हैं वो सॉलिड में कौन से होंगे, लिक्विड में कौन से होंगे और गैस में कौन से होंगे। तो देखिए, सॉलिड्स में हमारे जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। और लिक्विड में क्या होते हैं? आयन्स। जैसे कि अगर हमारा CuSO4 का सॉल्यूशन है, ओके, लिक्विड फॉर्म में है, तो करंट कैरियर्स कौन कौन से होंगे? Cu+2, ये हमारा क्या है? कैटायन। और SO4-2, ये क्या हो गए? हमारे आयन्स, राइट। तो इनकी जो है मूवमेंट होती है लिक्विड में। अब गैसियस स्टेट में क्या होते हैं? आयन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है कि EMF क्या होता है। तो EMF हमारा होता है मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस द इलेक्ट्रोड और टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब क्या है कि करंट जो है हमारा सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा है, उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उस इलेक्ट्रोड या सेल में, उसे हम बोलते हैं EMF। अब आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि जो EMF होता है वो हमेशा जो है ग्रेटर देन होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। मीन्स जब करंट हमारा फ्लो करता है सर्किट में तो उस टाइम हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो वो जो पोटेंशियल है वो हमेशा जो है EMF से कम होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग बात आती है पोटेंशियल क्या है। तो पोटेंशियल मैंने आपको अभी अभी लास्ट वीडियो में ही बताया है। तो पोटेंशियल का मतलब है कि कितना वर्क डन किया है किसी चार्ज को जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको बोला जाता है पोटेंशियल। तो नेक्स्ट बात आती है करंट की। करंट हमारा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। चार्ज को डिनोट किया हमने Q से, टाइम T, तो हमारा हो गया करंट। अब करंट की जो यूनिट है वो हमारी होती है एम्पियर। अब यहाँ से अगर देखी जाए तो इसकी यूनिट आ गई कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो जो 1 एम्पियर है वो हमारा 1 कूलम पर सेकंड के बराबर भी होता है। नेक्स्ट बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी होती है एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एवरेज वेलोसिटी मीन जिस वेलोसिटी से जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कंडक्टर में, अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली है। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। जैसे यहाँ पोटेंशियल दिया है ना, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब देखिए, इसकी मैंने आपको बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो देखिए, यहाँ से पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में। अब क्या होता है कि जब हम यहाँ पे पोटेंशियल, देखिए यहाँ पे बैटरी हमने ऑन की, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से क्या करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डायरेक्शन अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसलिए बात की थी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होती है एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है? अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव जो होल्स होते हैं वो सर्किट में इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो करंट भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में जो है मूव करता है, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं कि अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है करंट हमारा मूव करता है। अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका एक फॉर्मूला होता है इस तरह का। तो देखिए क्या होता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो आती है हमारी E/m टॉ। टॉ हमारा होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स कि जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिजन हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो इसके बीच का जो टाइम है, मतलब कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। और E हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और m हमारा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऊपर मैंने माइनस साइन लगाया क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो देखिए जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए देखिए यहाँ पे हमें डायरेक्शन बताना जो है ज़रूरी था, तो यहाँ पे माइनस साइन का जो है यूज़ होता है। अब नेक्स्ट रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, जो कि होता है I=NEAVD, जहाँ पे जो n है वो हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, a हमारा होता है ये जो एरिया है यहाँ पे, और E हमारा क्या होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए ओहम्स लॉ। तो ये क्या होता है, जो पोटेंशियल है वो हमारा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमारे पास कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट आता है वो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाता है V/I। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, करंट की यूनिट जो कि मैंने आपको बता दी है एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट जो कि होती है ओहम, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और हमें यहाँ पे देखिए नई चीज़ हमारे पास क्या आई है, रेजिस्टेंस। तो हमें रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास आती है ओहम या फिर वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है mL2T-3A-2। अब हमने देखना है कि जो रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का उस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो मेटल्स और कंडक्टर्स होते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी जो है इंक्रीज़ हो जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस हमारा कितना है V/I। तो देखिए अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट सर्किट में कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी हमारा क्या है ज़्यादा होगा। ठीक है, अब सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? अब देखिए मैंने आपको रिलैक्सेशन टाइम बताया था ना कि दो कोलिजन के बीच में जो टाइम हमारा होता है। अब देखिए जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो जो हमारे एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, राइट। तो वो क्या होगा कि सेमीकंडक्टर में जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में इजीली चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि करंट जो है सेमीकंडक्टर में इजीली फ्लो हो जाता है। ठीक है, करंट की जो वैल्यू है वो सेमीकंडक्टर्स में बढ़ जाती है। तो अगर करंट वहाँ पे बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है जो कि जो इसमें जो हमारा मटेरियल होता है, जो कंडक्टर होता है, उसमें जो एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए जो एक रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, होती है, जिसके कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन इजीली जो है मूव नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रेजिस्टेंस। तो अब बात आती है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में भी क्या होगा कि अगर हम करंट को, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मींस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लेंथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है कि क्या होता है कि देखिए जो रेजिस्टेंस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर के। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर ये हमारा कंडक्टर है, अगर हमने इस कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हमने इसका एरिया बढ़ा दिया, जैसे कि इसको हमने देखिए इसका देखिए एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ाने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इजीली मूव कर पाएंगे। ठीक है, और लेंथ बढ़ाने से क्या होगा कि उनको ज़्यादा डिस्टेंस जो है ट्रैवल करना पड़ेगा, तो बीच में उनकी एनर्जी जो है लूज़ भी हो जाएगी, राइट। तो क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसलिए क्या होगा कि वहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कई बार आता है कि कंडक्टर है उसकी लेंथ को हमने जो है 4 टाइम्स कर दिया, मतलब अगर इनिशियल लेंथ L थी तो अब हमने क्या कर दिया है, उस कंडक्टर की लेंथ को 4L जो है कर दिया है, तो जो करंट है वो क्या आएगा। तो देखिए जो हमारा करंट होता है I, वो हमारा आता है V/R। ठीक है, अब अगर हम लेंथ को 4 टाइम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो भी तो हमारा क्या होगा, R डैश हमारा कितना आ जाएगा 4L, तो R डैश हमारा आ जाएगा 4 टाइम्स R, राइट। तो मतलब कि
अब इनिशियल हमारा रेजिस्टेंस करंट हमारा था V/R, फाइनल हमारे पास अब नया वाला करंट आएगा V/4R। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो करंट है वो 4 टाइम्स जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो दैट मीन्स कि करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर करंट पूछा जाए तो करंट जो है हमारा 1/4 टाइम जो है कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया। एरिया का क्या है कि अगर हम कंडक्टर का एरिया बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस जो है हमारा कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो जो करंट है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी क्या होती है, देखिए जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस आता है ρL/A। जो रो है ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पे, राइट। और इसी रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो जो रजिस्टिविटी आएगी रो, वो हमारी आ जाएगी RA/L। ठीक है, अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इसकी यूनिट। इसकी यूनिट हमारे पास क्या आएगी, ओहम मीटर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो रजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिस्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करती है। और सेकंड की क्या है कि जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मींस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी जो है बढ़ती है। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। तो देखिए करंट डेंसिटी क्या होती है, जे से डिनोट करते हैं, ये होती है करंट पर यूनिट एरिया। अब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ से करंट की होती है एम्पियर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, कंडक्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस हमारा होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स जी हमारा होगा 1/R। अब देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। यहाँ पे है मीटर स्क्वायर, तो ये है हमारा L-2A। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, M0 L-2 T0 और A से हमारा एम्पियर हो गया। अब इनमें हमसे पूछ लिया जाता है कंडक्टेंस की यूनिट, या और इसका क्या बाद डायमेंशन फॉर्मूला भी जो है पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो यूनिट आती है वो है, देखिए 1/ओहम है तो इसको लिखते हैं MHO, इसको जो है उल्टा कर देते हैं मोहो, या फिर इसको हम बोलते हैं साइमन। तो इनमें से कोई भी जो है पूछ ली जा सकती है, मोह या फिर साइमन। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक बार क्वेश्चन में आया था। तो अब देखिए जो रेजिस्टेंस था उसका डायमेंशन फॉर्मूला था हमारा ML2 T-3A-2। अभी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये था रेजिस्टेंस का। अब ये देखिए 1/, रेजिस्टेंस है ना, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा M-1 L-2 T3A2। तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये भी जो है पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, ये हमारी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो सिग्मा है वो हो जाएगा 1/ρ। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या आएगी, अब रेजिस्टिविटी की यूनिट थी ओहम पर मीटर, राइट। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, 1/ओहम पर मीटर। ये हमारा बन जाएगा MHO मोहो मीटर। सॉरी यहाँ पे क्या था, ओहम मीटर जो है रेजिस्टिविटी की यूनिट थी। तो जो कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट आती है मोहो पर मीटर, और इसको बोला जाता है साइमन पर मीटर। तो ये यूनिट्स जो हैं आपको इसकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। तो करंट डेंसिटी हमारी होती है सिग्मा E के बराबर।
नेक्स्ट आपको बताना चाहिए कंडक्टर, इन्सुलेटर और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जो है किस तरह से वेरी करती है। तो देखिए जो कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। तो देखिए कंडक्टर की कंडक्टिविटी हाई होती है, मतलब कंडक्ट करने की इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और इसकी रजिस्टिविटी एक तरह से रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसकी लो होती है। इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, लो होती है, और इसकी रजिस्टिविटी हाई होती है। और जो सेमीकंडक्टर है ये इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, राइट। तो इनकी जो कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी है, इनकी वैल्यूज़ भी क्या है, इन दोनों की वैल्यूज़ के बीच में लाई करेंगी। नेक्स्ट बात आती है सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनका की रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है किसी पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पे। बहुत ज़्यादा जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है, तो उनको बोला जाता है सुपर कंडक्टर। जैसे कि एग्जांपल है मरकरी। मरकरी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है 4.2 केल्विन पे, ठीक है। और जो लेड है वो सुपर कंडक्टर बिहेव करता है 7.2 केल्विन पे, और नायोबियम सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है 9.3 केल्विन पे। तो देखिए इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है सुपर कंडक्टर्स का। हाई इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, हाई इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करना होता है, वहाँ पे जो है हम सुपर कंडक्टर जो मटेरियल होते हैं उनका यूज़ करते हैं। और हाई स्पीड कंप्यूटर्स में भी जो है सुपर कंडक्टर का यूज़ होता है, तभी जो है वो क्या है, प्रोसेसिंग जो है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग स्पीड जो है कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जो मटीरियल यूज़ किया जाता है वो होता है सुपर कंडक्टर, ठीक है। और जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वहाँ पे भी जो है हम सुपर कंडक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात आती है रेजिस्टेंस, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब हमारे रेजिस्टेंस क्या है सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। तो देखिए सीरीज़ में हमारा क्या होता है कि जो पोटेंशियल है वो वेरी करता है, मींस इन दोनों के बीच में जो यहाँ पोटेंशियल होगा वो V1 होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल अगर हम मेज़र करेंगे वोल्ट मीटर में तो वो V2 मतलब अलग वैल्यूज़ की आएगी। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हम यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है अलग आएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो यहाँ से हमने पोटेंशियल दिया V, तो वो हमारा आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें पता है कि जो V है वो IR होता है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि सीरीज़ में जो हमारा करंट है वो सेम रहता है। तो इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ये तो हमारे पास जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमारे 3 रेजिस्टेंसेज होंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो आगे को हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से आता है 1/R इक्विवेलेंट है ये हमारा, इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्योंकि क्या होता है कि पैरेलल में जैसे कि ऐसे हमने जोड़े हुए हैं रेजिस्टेंसेस, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप पोटेंशियल मेजर करोगे तो V आएगा, यहाँ भी V आएगा, हर जगह V आएगा। लेकिन पैरेलल में करंट की वैल्यू जो है वेरी कर जाती है, ठीक है। और ये हमारा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है किरचॉफ्स लॉ। इनको देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इनके लिए स्पेशल एक वीडियो अलग से बनाई हुई है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्वेश्चन आता है कि जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन में अगर आपके पास 2-3 ऑप्शंस होंगी, ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किरचॉफ्स सेकंड लॉ जिसको कि बोला जाता है लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ, ठीक है, उसमें क्या है कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, और सेकंड किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो है इसमें हर चीज़ जो है समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डू लाइक एंड शेयर, ओके। वीडियो को जो है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।